हेलो बेटा, सबको आवाज मेरा सुनाई दे रहा है? यस। तो लास्ट क्लास में मैंने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बता दिया था, ठीक है। यस। तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कुछ होमवर्क मिला तुम लोगों को? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ये इलस्ट्रेशन हो गया था, इसके बाद कुछ क्वेश्चन था नहीं, ये क्वेश्चन था शायद, है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क में मिला तुम लोगों को करने के लिए, किया था तुम लोगों ने बेटा? स्ट्रेट glass tube over 200 centimeter length has two inlets X and Y. At the two end HCl gas inlet, शायद ये हो गया था क्या क्लास में? हो गया था? नहीं हुआ था। तो किसी ने ट्राई किया इस क्वेश्चन को? यस सर। हाँ बेटा, हुआ? ट्राई किया तो? यस सर, हो गया। 81 सेंटीमीटर। ओके, तो देखते हैं जिसका नहीं हुआ हम लोग Yes, देखेंगे sir. बेटा। 81 है, यहाँ पर आंसर चेक कर लेता हूँ। आंसर क्या है? हाँ, मेरा भी आंसर 81 दिया है। गया है 81.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ दिया गया। हाँ, तो 81 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो ये सबका हो गया। जिसका नहीं हुआ बेटा पूछ सकते हो। किसी का कोई ऐसा बेटा जिसका नहीं हुआ है? कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ है तो उसको मैं बता दूं। ओके, तो सबका हो गया है। मैंने अभी ट्राई नहीं किया, मैं एक किसी को बार कोई करके आपको डाउट बता नहीं दूंगा। है? ओके, तो अगर ठीक है, ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो, ठीक है। ओके सर। जो नेक्स्ट क्लास है, डीपीपी मिला था। डीपीपी तुम लोगों ने ट्राई किया? डीपीपी क्योंकि तुम लोगों का टेस्ट भी होने वाला मंडे को, है ना। मंडे को तुम लोगों का टेस्ट है ना, जो टेस्ट होता है रेगुलर यस टेस्ट। सर। यस यस सर। तो अगर क्वेश्चन को नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो टेस्ट में कैसे होगा? करना पड़ेगा ना टेस्ट। तो इसमें केवल 3 लोगों ने इसको किया है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नेम भी आ जाएगा, किसने ट्राई किया है। किसने नहीं किया वो भी आ जाएगा यहाँ। क्यों बेटा, इसको ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? तो जो डीबीपी दिया गया था उसको तुमने खोला ही नहीं, ओपन ही नहीं किया तुम लोगों ने। हाँ बोलो, गौतम कुमार बोलो। सर वो 12th क्लास का था जो आप दिखा रहे थे। अच्छा, ये 12th का मैंने ओके, गलत मैंने ओपन कर दिया। ये क्लास 12th है। अच्छा, ये 12th लिखा भी है, मैंने गलत देख लिया। ओके, यहाँ पर सबने किया है, इसके अंदर ट्राई किया है। 20 स्टूडेंट ने काउंट की। ठीक है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या कहाँ पर इसको डाउट है। तो इसको देख लेते हैं बेटा, है ना। सर मैंने कोई दूसरा कुछ क्वेश्चन को ओपन कर लिया। डीपीपी का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का यहाँ पर है। यहाँ पर भी तो केवल 4 लोगों ने ट्राई किया। इसको भी केवल 4 लोगों ने ट्राई किया है बेटा, है ना। तो जिसको भी डाउट है पूछ लो। तो कोई 4 लोग ही डाउट पूछ पाओगे, बाकी लोग तो ये नहीं तो नहीं डाउट पूछ पाएंगे। तो अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 1 2 3 4 में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।
किसी कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। बहुत ज्यादा थक गए होगा टेस्ट देने के बाद। आदित्य कुमार, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सौमिल अग्रवाल, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सर अभी डीपीपी पूरी गौतम, नहीं कोई की। डाउट? अटेम्प्ट ही नहीं किया, पूरी कैसे करोगे? यहाँ पर काउंट 0 दिखा रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो एक डीपीपी आज और मिल जाएगा, टोटल 2 डीपीपी हो जाएंगे। ठीक है, आज नहीं तो कल सुबह मिल जाएगा तुम लोगों को डीपीपी। तो जो भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना डीपीपी के डाउट। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि डीपीपी तुम लोगों ने किया नहीं है, तो डाउट बताने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले डीपीपी करके आओगे, दोनों डीपीपी, आज का डीपीपी और जो मैं पहले दूंगा बेटा वो भी डीपीपी। ठीक है, तो जो पहले डीपीपी दिया जा चुका वो वाला और जो मैं डीपीपी दूंगा, दोनों डीपीपी ट्राई करने के बाद ही क्लास में आओगे। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। डीपीपी क्वेश्चन बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को। और ये जो चैप्टर बेटा गैसेस स्टेट पूरा का पूरा है ना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा कि इसका ये बता दो, इसका बॉन्ड एंगल कम है ज़्यादा, इस तरह नहीं पूछेगा। एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। और न्यूमेरिकल अगर तुम नहीं करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, तुम्हें करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना है यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके बाद हम लोग देखेंगे लिक्विड स्टेट क्या है, तो बाद में आएगा लिक्विड स्टेट, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्यों पढ़ना जरूरी है बेटा? हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसाक लॉ, है ना, जो मैंने लॉ पढ़ाया था वो किसी न किसी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर बेस्ड है। तो यहाँ लिखा हुआ द वेरियस गैस लॉ विच वी हैव स्टडीड सो फार were based on an experimental facts, a theory that provides an explanation for the various experimental observation about a gas is based on kinetic molecular theory। तो जो ऊपर का जो चारों लॉ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरी बनाया गया था, उस थ्योरी को बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। याद रखो, ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ये केवल आइडियल गैस के लिए है। मतलब जो तुमने 4 लॉ पढ़ा था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसाक लॉ, है ना, ये जो तुमने 4 लॉस पढ़ा था, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दिया गया। ठीक है, और ये जो लॉ है वो कौन से गैस फॉलो करते हैं? केवल आइडियल गैस इस लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, आते हैं पॉस्टुलेट ऑफ मॉडल। पॉस्टुलेट्स क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉस्टुलेट, है ना। कुछ बेसिक अजम्पशन है, उस अजम्पशन को हम लोग पॉस्टुलेट बोलेंगे। ठीक है, कोई भी मॉडल अगर है तो उसमें कुछ ना कुछ बेसिक अजम्पशन होते हैं। तो यहाँ पर क्या अजम्पशन लिया गया है इस मॉडल के लिए, उसी को पॉस्टुलेट के फॉर्म में यहाँ लिखा गया है, जिसको लोगों ने पढ़ा था बोर्स पॉस्टुलेट। ने बोर्स ने कुछ अजम्पशन लिया था, उसी को पॉस्टुलेट बना के तुम लोगों ने पढ़ा था बोर्स मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। उस तरह से यहाँ पर पॉस्टुलेट ऑफ द मॉडल। तो क्या क्या मॉडल है? यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ पॉस्टुलेट है, स्टार 1 स्टार 2, ये दोनों जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो ये 3 तुमको नहीं मालूम है, ये ऊपर ये केवल 2 मालूम है, तो भी काम तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान बेटा पॉस्टुलेट। देखो यहाँ पर जो पॉस्टुलेट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, A gas consists of a large number of identical molecules of mass m. The diameter of these molecules are very small compared to the space between them. Hence the molecules are treated as point masses, है ना। इसमें क्या बोला गया कि जो गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ मास m। तो जो गैस मॉलिक्यूल में ढेर सारे आइडेंटिकल गैस मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, तो जो गैस है, गैस किसका बना होगा बेटा? गैस मॉलिक्यूल से गैस बना होगा। इस गैस में कुछ मास होगा, उस मास को तुमने m बोल दिया। इसका कुछ डायमेंशन होगा, डायमीटर होगा, जो डायमीटर है उसको डायमीटर को तुम r मान सकते हो, यहाँ पर रेडियस को। ठीक है, तो द डायमेंशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द स्पेस बिटवीन देम। मतलब कि ये जो स्पेस है, 2 मॉलिक्यूल के बीच जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होगा, और मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होगा बहुत ही स्मॉल डायमीटर होगा।
मतलब गैस मॉलिक्यूल के बीच में बहुत बहुत सारा स्पेसेस होंगे। हेंस द मॉलिक्यूल आर ट्रीटेड एज पॉइंट मासेस। और हम मान सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो पॉइंट मास होगा, पॉइंट मास, है ना। मतलब कि जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल का साइज निकल पॉइंट क्या होता है बेटा? पॉइंट को तुम कैसे डिफाइन करते हो मैथ में? तो यहाँ लिखा हुआ है हेंस द मॉलिक्यूल आर ट्रीटेड एज पॉइंट मासेस। तो पॉइंट को कैसे डिफाइन करते बेटा? बोलो, कोई एक बोल दो। डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब जो जिसका थिकनेस ना हो, विड्थ ना हो, है ना, हाइट ना हो, उसको तुम पॉइंट बोलते हो। उसी तरह से जो गैस मॉलिक्यूल है वो भी डायमेंशनलेस होता है, उसका ना थिकनेस होता है, ना तो विड्थ होता है, ना तो हाइट होता है। तो जो गैस मॉलिक्यूल इसको तुम पॉइंट की तरह अज्यूम कर सकते हो। तो ये है पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है। सेकंड पॉस्टुलेट आते हैं, देयर आर प्रैक्टिकली नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स देयरफॉर मूव इंडिपेंडेंटली। तो बहुत ही आसान चीज है बेटा, यहाँ पर समझना इसको। सेकंड पॉइंट में बोला गया कि जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। न तो एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा, न तो रिपेल करेगा, है ना। क्योंकि ये पॉइंट चार्ज, पॉइंट मास है बेटा, पॉइंट मास, है ना। तो इसके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। ये पॉस्टुलेट नंबर 2 है। ठीक है, ऐसा अज्यूम किया गया है, माना गया है कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। पॉस्टुलेट नंबर 3 पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ है गैस मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ सीजलेस रैंडम मोशन कोलिंग विथ ईच अदर, कोलाइडिंग लिखा हुआ है यहाँ, कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन चेंजेस ओनली ऑन कोलिजन। These collisions are known as elastic collisions, in which the energy and the momenta of the molecules are concerned. In non-elastic collision, these quantity are not observed. तो यहाँ पर एक नया वर्ड तुम लोगों को सीखने को मिलेगा, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन यहाँ लिखा हुआ है। तो इलास्टिक कोलिजन को यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जो गैस मॉलिक्यूल है, तुमने गैस मॉलिक्यूल ले लिया, तो गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा? रैंडम मोशन करेगा, लगातार मूवमेंट करेगा। जैसे ही किसी वाल या दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मान लो यहाँ पे सेकंड मॉलिक्यूल है, जो गैस मॉलिक्यूल है वो लगातार सीजलेस रैंडम मोशन करता रहेगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ब्राउनियन मोशन। इस मोशन क्या बोलोगे? ब्राउनियन मोशन। तुमने वर्ड सुना होगा, ब्राउनियन मोशन। यस सर। ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो जो गैस मॉलिक्यूल है वो ब्राउनियन मोशन करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ सीजलेस रैंडम मोशन कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो एक दूसरे से गैस मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा, साथ में जो कंटेनर का वॉल से भी कोलाइड। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जैसे Yes, ही sir. वॉल या दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, वैसे आवाज सबका ब्रेक हो रहा है बेटा, आवाज। एक मिनट Yes, दोबारा sir. देख रहा हूँ, एक मिनट दोबारा मैं चेक कर रहा हूँ।
बेटा आवाज अभी भी कट करा रही है या फिर लगातार मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तुम लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ? सर अब सर सही सही है। है। अब सही आ रही है। हेलो, ओके। तो जो माइक है, माइक चेंज हो गया था एक्चुअली, दो माइक है, एक माइक खराब हो चुका है इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 समझ में आ गया होगा, मैं काफी स्लोली जा रहा था। पॉइंट 3 मैं बता रहा था, है ना बेटा? यस सर। ओके, जहाँ पर भी तुमको प्रॉब्लम हो कि हाँ आवाज नहीं आ रहा, कट रहा है या फिर स्क्रीन दिख नहीं रहा है, तुरंत मुझे बता देना, ठीक है, बोलकर। क्योंकि मैं जो चैट बॉक्स उसको मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, तो अगर चैट बॉक्स देखूंगा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना, तो यहाँ डिस्टर्बेंस से बचने के लिए मैं केवल स्क्रीन को देखता हूँ। तो तुम लोग बोल देना, कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा भी होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये ब्राउनियन मोशन समझ में आ गया होगा। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन चेंजेस ओनली ऑन कोलिजन। तो जो गैस मॉलिक्यूल ब्राउनियन मोशन कर रहा है उसका डायरेक्शन कब चेंज होगा? जब ये वाल या दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। ठीक है, तभी इस गैस मॉलिक्यूल का जो डायरेक्शन है वो चेंज होगा, है ना? तो अगर एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है तो यहाँ पर जो एनर्जी है, एनर्जी कंजर्व होता है, जो मोमेंटा है वो कंजर्व होगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पर ट्रू होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है तो उस कोलिजन को बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अगर एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, जो एनर्जी वो डेसिपेट नहीं होता है, वहां पर हीट में एनर्जी कन्वर्ट नहीं होता है, तो उस कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। मतलब जो टोटल एनर्जी इन दोनों मॉलिक्यूल का कंबाइंड एनर्जी वो फिक्स होगा। अगर बोल दे यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल इस कंटेनर में है उसका जो टोटल मोमेंटम है वो मोमेंटम क्या होगा? फिक्स होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, तो दिस कंडीशन आर नोन एज इलास्टिक कोलिजन इन व्हिच द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कंसर्न मतलब कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, जो एनर्जी है, क्या एनर्जी क्या डायमेंशन पर डिपेंड करता है? नहीं करता है ना। डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन इसका जो टोटल एनर्जी जो दोनों मॉलिक्यूल उसका टोटल एनर्जी और जो इसका मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। मोमेंटम और एनर्जी अलग अलग चेंज नहीं होगा। ठीक है, इन नॉन इलास्टिक, तो नॉन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बेटा? इन नॉन इलास्टिक कोलिजन एनर्जी में चेंज एंड मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है मोमेंटम भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अगर मोमेंटम या एनर्जी चेंज हो रहा है तो उसको तुम नॉन इलास्टिक कोलिजन बोलोगे, और अगर मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व है, फिक्स है, तो तुम क्या बोलोगे? इलास्टिक कोलिजन। तो ये तुम लोगों फिजिक्स में पढ़ोगे आगे, शायद पढ़ भी चुके होगे, है ना? तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि जो गैस मॉलिक्यूल है उसमें कोलिजन कैसा होगा बेटा? इलास्टिक कोलिजन। सो गैस मॉलिक्यूल डू इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो यही एक स्टेटमेंट यहाँ पर है, गैस मॉलिक्यूल डू इलास्टिक कोलिजन। बस, अब बाकी सब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर था। ठीक है, समझ में आ गया बेटा यहाँ पर पॉइंट 3? यस सर। आ जाते हैं पॉइंट 4 पर। प्रेशर ऑफ ए गैस इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो जो गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर कैसे निकालते हैं बेटा? गैस मॉलिक्यूल वार का कोलाइड करेगा, फोर्स पॉइंट एरिया से तो निकालते हो प्रेशर। ठीक है, तो ये 4th पॉइंट है, तो आसान है ना? प्रेशर इसी तरह निकालते हो। मैंने ऊपर बता दिया था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में भी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेंपरेचर। अगर बात करोगे काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। मतलब टेंपरेचर को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो या डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो गैस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है टेम्परेचर है, और कोई भी यहाँ पर वेरिएबल नहीं है गैस मॉलिक्यूल का। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम्हें? पांचों पॉइंट समझ में आ गया? फिर से देख लो, फर्स्ट पॉइंट क्या था, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल कैसे बना बेटा? गैस मॉलिक्यूल स्मॉल है, इसको पॉइंट मास बोल सकते हो गैस मॉलिक्यूल को। सेकंड पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। थर्ड पॉइंट, गैस मॉलिक्यूल डू इलास्टिक कोलिजन। फोर्थ पॉइंट,
pressure of gas is equal to force applied on wall divided by area of container. Fifth point, average kinetic energy of colliding molecule is directly proportional to its temperature. ठीक है, तो kinetic energy directly proportional to the container. तो ये 4-5 पॉइंट है फर्स्ट यूनिट का, इसको याद करना भी है। इसमें से जो 2 पॉइंट मैंने पढ़ता है इसको पूरा का पूरा मगअप कर लेना, याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा तो याद तो सब करना चाहिए, 4-5 पॉइंट याद करने चाहिए यहाँ पर। तो अगर पूरा का पूरा याद नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 2 पॉइंट तो जरूर याद करो। ठीक है, जो बार बार पूछता है एग्जाम्स में। और इसमें कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में तो डायरेक्ट तुम पूछ सकते हो मुझसे। नो सर। इसमें कोई डाउट है बेटा? नो सर। डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग को पढ़ना है वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जो गैस मॉलिक्यूल है, ब्राउनिन मोशन जो गैस मॉलिक्यूल कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, जो गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी है वो 3 वेलोसिटी होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो वेलोसिटी है वो है एवरेज वेलोसिटी। दूसरा जो वेलोसिटी या स्पीड हम लोग बोलेंगे यहाँ पर। एक्चुअली वेलोसिटी हम लोग केमिस्ट्री में वर्ड यूज नहीं करना चाहिए केमिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन का कोई भी हम लोग केयर नहीं करते। ठीक है, डायरेक्शन वाली जो चीज़ें हैं वो फिर इसमें लोग पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्पीड बोलो चाहे वेलोसिटी बोलो दोनों एक ही है। तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एंड थर्ड वन इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को, इलस्ट्रेशंस को। ठीक है, तो वन बाय वन हम जितने भी वेलोसिटी लोग देख रहे हैं कि क्या होता है यहाँ पर वेलोसिटी। तो पहला जो वेलोसिटी है वो है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेजिंग करना या एवरेज निकालना तुम लोगों को क्लास 6 से सिखाया जा रहा है कि एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास n नंबर है ना, तो उसका एवरेज कैसे निकालोगे? तो टोटल सम कर दोगे, डिवाइड बाय नंबर्स को डिवाइड कर दोगे उससे, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल है, एक कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पर n गैस मॉलिक्यूल है। जो फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल है इसका वेलोसिटी u1 है, सेकेंड गैस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या है u2। ठीक है, उसी तरह से जो nth गैस मॉलिक्यूल है उसका वेलोसिटी क्या है un। तो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कितना होगा? 1 + 2 + 3 है ना। यहाँ पे तुम निकालोगे जो टोटल गैस मॉलिक्यूल है वो n गैस मॉलिक्यूल है, u1 u2 है ना, u2 इस तरह से काउंट करोगे, टोटल n गैस मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालते हो? टोटल सम कर दो वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ तुमने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला? टोटल स्पीड, जो स्पीड को तुमने यहाँ पर सम कर दिया, सम ऑफ टोटल स्पीड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, इसी तरह से तुम एवरेजिंग करते हो, एवरेज निकालते हो, तो ये हो गया तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। और ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यू आता है जो तुम्हें दिया गया है, यहाँ लिखा गया है। सो यू एवरेज, तो यू एवरेज मतलब क्या है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को तुमने कैपिटल यू ए बी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो कहीं पर यू ए बी लिखा रहता है, कहीं पर सी ए बी लिखा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे यू ए बी लिखा हो चाहे सी ए बी लिखा हो, है ना। ए बी मतलब एवरेज हो गया, सी का मतलब स्पीड, यू का मतलब स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड यहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी में यू का जो सिंबल यू है इसका यूज किया तो मैंने यू लिया यहाँ पर। तो यू एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 8RT डिवाइड बाई पाई m। इसका डायरेक्शन तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये ड्राइव करके तुम्हें मिल गया। तो यू एवरेज, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t बाई पाई m। एवरेज वेलोसिटी, r इज गैस कांस्टेंट, t इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो r है, r को क्या रखोगे बेटा? 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर T, T क्या होगा बेटा? केल्विन टेम्परेचर, केल्विन में इसका यूज करोगे, केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, M क्या है बेटा? यहाँ पर M है मोलर मास ऑफ गैस।
ठीक है, मोलर मास ऑफ गैस इन किलोग्राम पर मोल, इन किलोग्राम पर मोल। जनरली हम लोग मोलर मास किस में लेते हैं बेटा? मोलर मास हम लोग ग्राम पर मोल में लेते हैं। जैसे सोडियम हो गया, तो सोडियम का मोलर मास क्या होता है? 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर सोडियम का जो मोलर मास है हम लोग 23 ग्राम पर मोल यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करना होगा, तुम्हें इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करते हो? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। तो याद रखो यहाँ पर जो m है, m इज द मोलर मास ऑफ गैस इन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो किलोग्राम पर मोल कैसे निकालोगे? मोलर मास लिख दोगे वहां पर, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ कर दोगे। पाई तुम्हें मालूम है, पाई का वैल्यू क्या होता है बेटा? 23.14। ठीक है, तो ये पाई का वैल्यू है। तो इन सबको यूज करके तुम यू एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये यू एवरेज आ जाएगा यहाँ पर। ऊपर पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है, एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज मॉलिक्यूल इज मूविंग विद एल्गोमीटर ऑल टुगेदर डिफरेंट वेलोसिटी। किसमें पढ़ रहा हूँ? एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग with all together different velocity, let n molecule be present in given gas, given mass of gas, each one moving with velocity v1, v2, v3, vn. The average velocity or u average equal to average of all such velocity terms. ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। ऊपर जो लिखा हुआ है, जो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर, उसको देख लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे तुम नोट कर लोगे। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेकंड हम लोगों को पढ़ना है बेटा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम लोग आरएमएस वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको आरएमएस वेलोसिटी बोलते हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ देखो यू आर एम एस लिखा हुआ है। यू आर एम, यू मतलब होगा स्पीड, स्पीड का सिंबल। आर एम एस मतलब आर एम एस, यहाँ से हो गया। ठीक है, आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो मैक्सवेल प्रपोज द टर्म यू आर एम एस एज द स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ सच वेलोसिटी। तो u square RMS is equal to u1 square plus u2 square plus u3 square dot un square divided by n। तो फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। कंटेनर है, कंटेनर में n गैस मॉलिक्यूल है। जो फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल उसका स्पीड u1 है, सेकंड गैस मॉलिक्यूल का स्पीड क्या है बेटा? u2 है, और nth गैस मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो un है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, सबके स्क्वायर का, जितने भी स्क्वायर है सबके स्क्वायर का मीन लेना है। यहाँ पर टर्म्स देखो, है ना, यहाँ लिखा गया यू आर एम एस एज द स्क्वायर रूट मीन्स ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल सच वेलोसिटी। जितने भी वेलोसिटी सबका स्क्वायर मीन लोगे, स्क्वायर का मीन। तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, सबका स्क्वायर करना है, उस स्क्वायर का मीन ले लेना है। ठीक है, स्क्वायर का एवरेज ले लेना, मीन ले लेना है। तो u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 un स्क्वायर, ये हो जाएगा यू आर एम एस स्क्वायर। अगर तुम्हें यू आर एम एस निकालना है तो उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो यू आर एम एस इक्वल टू, देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इस साइड स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू आर एम एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई m। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इक्वल टू 3RT बाई m। यहाँ पर भी r क्या होगा बेटा? r इक्वल टू गैस कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, R हो गया, T यहाँ पर केल्विन में लेना है, याद रखो केल्विन में, M यहाँ पर मोलर मास, किसमें लोगे? SI यूनिट, मोलर मास किलोग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास यहाँ पर किलोग्राम पर मोल में ही यूज करना है। तो ये तीनों टर्म्स नोट कर लो यहाँ पर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में।
आगे आ जाते हैं बेटा। आगे हम लोग पढ़ना है थर्ड स्पीड, थर्ड वेलोसिटी, और ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है? देखो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर हर जगह यू लिया था, यहाँ पर भी यू ले लो, बी मत लो यहाँ पर, इसको भी यू कर लो। ठीक है, इसको भी तुम कैपिटल यू ले लो। तो यू एम पी कर लेते हैं। एम पी मतलब मोस्ट प्रोबेबल, एम हो गया मोस्ट के लिए, अब पी होगा प्रोबेबल के लिए, मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बार इक्वल टू आ गया, एक इक्वल टू हटा दो। ठीक है, ये वाला इक्वल टू मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई एम। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई एम। तो ये URMS क्या है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। UMP क्या है, URMS देख लिया, UMP क्या, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है। तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि इज द वेलोसिटी व्हिच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कौन ऐसा स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 10 गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, जो गैस मॉलिक्यूल है यहाँ पर फर्स्ट है ना, यहाँ पर 10 गैस मॉलिक्यूल यहाँ पर मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 गैस मॉलिक्यूल है। अब सबका स्पीड यहाँ पर दिया गया है। तो 10 गैस मॉलिक्यूल बेटा सबका स्पीड यहाँ पर तुमने लिख लिया। जो फर्स्ट गैस मॉलिक्यूल उसका स्पीड दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड का दिया गया 6 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह तुमने जितने भी गैस मॉलिक्यूल है सारे गैस मॉलिक्यूल का स्पीड यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, तो अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज द स्पीड व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ तुम देखोगे कि ऐसा कौन सा स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो जो स्पीड 5 है, अगर तो 5 स्पीड देखोगे तो 5 स्पीड जो है वो केवल 2 गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर स्पीड 6 देखोगे तो स्पीड 6 केवल एक गैस मॉलिक्यूल के पास है। स्पीड 2 देखोगे तो स्पीड 2 3 गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। देखो 1 2 3। ठीक है, स्पीड 3 की बात करोगे तो स्पीड 3 केवल एक गैस मॉलिक्यूल के पास है। स्पीड 10 की बात करोगे तो स्पीड 10 जो है केवल एक गैस मॉलिक्यूल के पास है। अगर स्पीड 1 की बात करोगे 1 मीटर पर सेकंड की बात करोगे तो ये भी केवल एक गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा बेटा यहाँ पर? द स्पीड व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड 2 है, स्पीड 2 इज ऑक्यूपाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल 3 देखो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, फिर से देखो तुमने यहाँ पर स्पीड लिख लिया, यहाँ पर 5 6 5 2 2 1 2 3 10। ठीक है, फिर यहाँ तुम देखोगे कि कौन सा स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखने पर काउंट करने समझ में आ रहा है कि जो गैस 2 है, जो स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जो स्पीड 2 होगा, स्पीड 2 विल बी द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो यहाँ पर ये जो स्पीड 2 है तो क्या होगा बेटा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसको न्यूमेरिकली तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? इस फॉर्मूले से। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड UMP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT बाई m। ठीक है, तो यहाँ पर भी R क्या होगा? गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। m यहाँ पर क्या होगा बेटा? m यहाँ पर होगा मोलर मास। इसमें लोगे यहाँ पर मोलर मास, मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल। T यहाँ पर होगा टेम्परेचर, इससे कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। T यहाँ पर टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा? फिर से देख लो, इट इज द वेलोसिटी व्हिच इज पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ऐसा स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसी को तुम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलोगे। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तुम इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर जो ऊपर तुमने 3 वेलोसिटी देखा था, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, U एवरेज, URMS, इन तीनों में अगर तुम्हें रिलेशन बताना हो, इन तीनों में जो रिलेशन है कैसे निकालोगे? UMP इज टू U एवरेज इज टू URMS, है ना। तो इसका रेशियो ले लो यहाँ पर तीनों का। तो RT बाई M, RT बाई M, RT बाई M तीनों में देखो कॉमन है। UMP में भी है RT बाई M,
यू एवरेज में भी RT/M है और URMS में भी RT/M है। तो RT/M हर तीनों जगह से कॉमन हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, हटा दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, रूट, यहाँ बचेगा √3। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो रेशियो आएगा यहाँ पर क्या आएगा, 1:1.128:1.224। एक्चुअली हम लोगों को ये रेशियो याद कर लेना है, ठीक है। इन तीनों में ये रेशियो का √2:, √8/5 √3। तो अगर इन तीनों में देखोगे तो UMP, यू एवरेज और URMS में सबसे ज्यादा स्पीड किसका है? तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है जो नंबर सबसे बड़ा कौन सा बेटा, 1.128, ये 1.224 है। इसका मतलब जो RMS स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड होगा, CRMS, है ना। तो अगर तुम तीनों स्पीड को कंपेयर करोगे, ठीक है, मतलब तीनों स्पीड को कंपेयर करोगे तो URMS इज ग्रेटर देन U एवरेज। U एवरेज दिख रहा है यहाँ पर, तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो सबसे कम होगा, UMP। ठीक बेटा, तो ये तीन रिलेशन है। तो अगर मान लो एग्जाम में केवल U एवरेज दे दिया, ठीक है, किसी गैस मॉलिक्यूल का U एवरेज ये है, व्हाट इज द URMS? URMS क्या होगा, है ना। तो ये रेशियो जो है, इस रेशियो तुम निकाल सकते हो। तो कोई भी एक स्पीड दे दे, चाहे URMS दे दे एग्जाम में, चाहे U एवरेज दे दे, चाहे UMP दे दे, ठीक है। तो एक से हम लोग तीनों गैस मॉलिक्यूल, जो तीनों गैस स्पीड है ना, तीनों स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एग्जाम्पल को देखेंगे। सर, हाँ बोलो। सर URMS और UAV में डिफरेंस क्या है? U एवरेज मतलब कि एवरेज स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल। देखो यहाँ पर तुम एवरेज निकालोगे तो यहाँ पर एवरेज कुछ दूसरा आएगा। एवरेज मतलब क्या, 5 + 6 + 5 + 2 + 2 + 2 1 + 3 + 10 डिवाइड बाई 10 करोगे, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे, ऐड करने पर जो नंबर आएगा उसको तुम टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज हो गया। लेकिन जो UMP है, यहाँ तुम एवरेज नहीं कर रहे हो, यहाँ पर एवरेज तुम्हें नहीं लेना है, यहाँ पर तुम्हें वो नंबर लेना है जो मैक्सिमम हो, ठीक है। तुम्हें वो नंबर पिक करना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। डिफरेंस इन दोनों में, एवरेज मतलब तो यहाँ पर जो छोटा, जो सबसे कम स्पीड उसको तुम काउंट करोगे, जो मैक्सिमम स्पीड वो काउंट करो, मतलब जितने भी स्पीड है हर एक गैस मॉलिक्यूल तुम काउंट करोगे, ठीक है। फिर उसका एवरेज ले लोगे, तो ये तुम्हारा होगा U एवरेज। लेकिन अगर तुम UMP की बात करोगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, द स्पीड विच इज ऑक्यूपाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर 2 जो 2 स्पीड है ना, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहाँ जब तुम एवरेज निकालोगे, जिसका जो एवरेज है वो 4 से ऊपर आएगा, 4-5 के आसपास आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो UMP है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 नंबर होगा। और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। आ जाते हैं इलस्ट्रेशंस पर, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ O2 एट 273 केल्विन एंड 1 × 10⁵ पास्कल प्रेशर। The density of O2 under these condition is 1.42 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ समझ में आ रहा है तुम लोगों को, यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना है, RMS स्पीड ऑफ O2, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालना है, URMS निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या, URMS का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ लिखोगे। तो URMS इज इक्वल टू, URMS वैल्यू क्या था बेटा, है ना, जो फॉर्मूला ऊपर है देख लो यहाँ पर, URMS ये है थर्ड वाला, तो 3RT/M है ना, यहाँ लिखोगे 3RT/M, 3RT/M, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें चाहिए टेम्परेचर,
यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में। टेम्परेचर यहाँ दिया गया 273 केल्विन, ठीक है। और क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर आर वैल्यू चाहिए, आर तो कांस्टेंट है 8.31, ठीक है। और क्या चाहिए तुम्हें, यहाँ चाहिए मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर O2 गैस मालिक्यूल दिया हुआ है, O2 वाले गैस मालिक्यूल जो मोलर मास में मालूम है 32 × 10⁻³ पर मोल, ठीक है। तो अब तुम्हें CRMS 12 निकाल लेना है, VRMS तो फॉर्मूला रखो यहाँ पर। सो URMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 × 8.31 इंटू यहाँ पर जो टेम्परेचर लिखोगे 273 केल्विन डिवाइड बाई आर का यहाँ रखोगे, आर किलो हो गया यहाँ पर, डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ गैस। तो मोलर मास ऑफ गैस 32 × 10⁻³ ये पर मोल है, ठीक है। तो अगर एक गैस मोल को निकालना तो क्या करोगे, यहाँ पर मोल ही लिखा हुआ है। अगर एक गैस मोल के यहाँ पर जो स्पीड निकालोगे वो पर मोल आ जाएगा। तो अगर एक गैस मॉलिक्यूल का स्पीड निकालना है तो उसको आवागाद्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। तो मोलर मास डिवाइड बाई आवागाद्रो नंबर कर दो तो क्या होगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल। तो डिवाइड बाय आवागाद्रो नंबर कर दो 6.022 × 10⁻22, ठीक है। तो एक गैस मॉलिक्यूल का स्पीड आ जाएगा। याद रखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल का रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर आवागाद्रो नंबर से डिवाइड नहीं करोगे तो जो मास होगा बेटा यहाँ पर है ना, ये 1 मोल का आ जाएगा आंसर। तो 1 मोल का नहीं निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ तुम आंसर लिख दोगे। सो URMS इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ SQRT स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेना है यहाँ पर, यहाँ लेना है, ओके। तो बहुत बड़ा नंबर तो नहीं आ जाएगा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, इससे बहुत बड़ा आएगा, निकाल कर देखते हैं कितना बड़ा आ रहा है। 3 × 8.31 × 6.022, ये 60 मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो मैं इसको केयर कर लूँगा बाद में, डिवाइड बाई 32 यहाँ पर मैं ब्रैकेट ले ले रहा हूँ, डिवाइड बाई 32, ठीक है, इंटू डिवाइड बाई 0.001, ठीक है। 10⁻⁻13 को मैंने इस तरह से कर लिया, इंटू ये जो नंबर आया इंटू 10⁻11। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर, ह्यूज नंबर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो इसका जो सलूशन मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर निकाला है ना, तो कुछ अलग टाइप से निकाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं आवागाद्रो नंबर से डिवाइड नहीं करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर मोल निकल रहा है क्या। यस सर, उसके बिना यही आ रहा है। इसके बिना यही आ रहा है ना। यस। तो फार्मूला अगर तुम से डिवाइड नहीं करते हो, आवागाद्रो नंबर से डिवाइड नहीं करते हो, तो एक बार मैं दोबारा कर देख लेता हूँ यहाँ पर। अगर आवागाद्रो नंबर से डिवाइड नहीं करोगे तो क्या आएगा, इंटू 8.31 इंटू 273 डिवाइड बाई
यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 32। तो अगर ये लेते हो तो यहाँ पर आ रहा है 461। तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों नंबर सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये पर मोल ही निकाल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग को मोलर मास लेना है, यहाँ पर अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है पर मॉलिक्यूल निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा ऊपर फॉर्मूला, यहाँ पर m का वैल्यू क्या था, मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल। तो पर मोल ही यहाँ पर वैल्यू रखना है, यहाँ पर किलोग्राम पर मोल पर यहाँ पर तुम्हें अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब देखो जो आर का वैल्यू 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल है। आर का वैल्यू जूल पर केल्विन पर मोल डिवाइड बाई यहाँ पे जो मोलर में तुमने निकाला है वो क्या होगा, किलोग्राम पर मोल। तो पर मोल से पर मोल वाला जो यूनिट है वो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। दिख रहा है बेटा, यहाँ पर आर का जो यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल है, ठीक है। डिवाइड बाई अगर तुम मोलर मास ले रहे हो यहाँ पर, तो मोलर मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मोल। तो पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अवोगाड्रो नंबर का केयर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो फॉर्मूला पर लिखा है बस उसी का केवल यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से दोबारा लिख दे रहा हूँ, जो चीज़ें यहाँ पर मैंने मिस किया है उसको मैं दोबारा बता दे रहा हूँ बेटा, है ना। तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ, अगर तुम लोग अगर एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर तुम घर पर प्रैक्टिस करते हो तो किस तरह से तुम्हें देखना है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे जो भी मिस्टेक हो रहा है उसको मैं लिख साथ साथ कर रहा हूँ। तो अब यहाँ क्या करोगे, तो अगर तुम्हें CRMS निकालना हो तो CRMS इज इक्वल टू, ठीक है, CRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर भूल जाए फॉर्मूला क्या दिया है, ऐसा कोई यूज है नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है 3RT बाई एम, 3RT बाई एम। तो इसका वैल्यू तुम यहाँ रख दोगे, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आर का वैल्यू रखोगे 8.31 इंटू टेम्परेचर यहाँ होगा 273 डिवाइड बाई 32 इंटू 10 पावर -3, ठीक है। तो एम का वैल्यू यहाँ पर किलोग्राम पर मोल में रखना है। तो यहाँ पर जो आंसर है, आंसर आ जाएगा 461 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि ये SI यूनिट चल रहा है। SI यूनिट में जो स्पीड है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो 461 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये भी क्या है, 460 ही है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे, जिसका हो गया तो सेकंड इलस्ट्रेशन करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल डिवाइडेड बाय 1000 क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो मोलर मास दिया गया है ऊपर, अगर तुम ऑक्सीजन का मोलर मास निकालोगे तो क्या होगा, 32 ग्राम पर मोल होता है ना। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं वो SI यूनिट में करते हैं कैलकुलेशन, तो इसको तुम कन्वर्ट करोगे किलोग्राम में, तो 32 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये यूनिट कन्वर्जन से 10 पावर -3 आया है, ठीक बेटा। ओके ओके सर। और किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बाकी जो इन्फॉर्मेशन दिया गया वो फालतू का इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई यूज नहीं है। आगे चलते हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 2। सेकंड इलस्ट्रेशन को देखोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दिया गया है एट व्हाट टेम्परेचर will the RMS velocity of oxygen be 1.5 time of its value at NTP, ठीक है। तो ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस की बात कर रहा है, ऑक्सीजन मतलब वो एटम की बात नहीं कर रहा है। अगर तुम वो बोल दोगे तो एटम हो गया, गैस मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पर जो CRMS है या CMP है वो गैस मॉलिक्यूल की बात करता है, मतलब O2 है ना। O2 का मोलर मास क्या होगा, 32 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम पर मोल, ठीक है। ये यूज करना है यहाँ पर। तो एक्चुअली सेमी गैस मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से M से M कैंसिल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हें स्पीड बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो दिया गया वैल्यू NTP पर क्या स्पीड होगा और किस टेम्परेचर पर इसका स्पीड NTP का 1.5 हो जाएगा, मतलब 1.5 गुना हो जाएगा, ठीक है। 1.5 मतलब 1.5 टाइम्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टेम्परेचर T पर
टेम्परेचर T पर जो ऑक्सीजन गैस है उसका स्पीड एनटीपी के स्पीड का 1.5 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक बेटा, टेम्परेचर T पर लेट एट टेम्परेचर T speed of O2 becomes 1.5 times at STP, NTP लिखा हुआ तो NTP लिख देंगे यहाँ पर at NTP। ठीक है, तो दोनों पर स्पीड निकाल लेंगे। निकालोगे स्पीड एट टेम्परेचर T, तो स्पीड एट टेम्परेचर T लिखोगे यहाँ पर URMS एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। लिख दिया तुमने, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये टेम्परेचर T पर है। दूसरा स्पीड एट टेम्परेचर NTP। ठीक है, सो URMS एट टेम्परेचर 273। ठीक है, तो 273 पर जो स्पीड है यहाँ लिख देंगे 3 इंटू R इंटू 273 डिवाइड बाई M। तो इन दोनों में जो रिलेशन है उसको देख लो, है ना। तो रिलेशन कैसे बनाओगे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो URMS एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स URMS एट STP। मतलब जो टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा 273, तो इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लोगे। तो URMS एट टेम्परेचर T यहाँ रखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई M। ठीक है, इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3R273 डिवाइड बाई M। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो जो कांस्टेंट है दोनों साइड सेम है उसको कैंसिल कर दोगे और जो तुम्हारा वैल्यू है उसको निकाल लोगे। तो R बाई M दोनों साइड है तो R बाई M से R बाई M कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई T इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। ये स्क्वायर हो गया 1.5 का, मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 273। 3 से 3 भी कैंसिल नहीं कर दो, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट T मिल जाएगा। T इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 273। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 1.5 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड। एनटीपी पे टेम्परेचर 293 नहीं होता? बेटा यहाँ पर जो गैस स्टेट है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने उठाया यहाँ पर एनटीपी एसटीपी हम लोग सेम। अगर एनटीपी बोल रहा है तो बेटा हम लोग एनटीपी को भी है ना 273 या 0 केल्विन ही मानेंगे। वैसे तुम्हें मालूम है जो एनटीपी होता है वो 293 298 होता है। ठीक है, या 293 होता है 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम लोग यहाँ पर एनटीपी यूज करेंगे एसटीपी के इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया यहाँ पर 614 केल्विन। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 614 केल्विन देखो यहाँ पर आया है। ठीक है, 614 केल्विन। तो यहाँ पर भी आंसर कितना है बेटा 614 केल्विन 0.25। एग्जैक्ट वही आया। तो कोई यहाँ पे टेम्परेचर लिया है, तो टेम्परेचर लिया है बेटा। याद रखो जो एनटीपी है, एनटीपी इज इक्वल टू एसटीपी। ठीक है, इन गैसियस स्टेट, एनटीपी इज इक्वल टू एसटीपी। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होता है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग एनटीपी को एसटीपी के इक्विवेलेंट मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है एनटीपी टेम्परेचर। तो हम लोग देखेंगे जो एनटीपी है वो एसटीपी ही है। तो नॉर्मली जहाँ पर भी एनटीपी लिखा था वो एसटीपी ही होता है।
जब तक गैसेस ना बोले स्टेट कि एनटीपी अलग है एसटीपी नहीं है, अगर स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो एनटीपी मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर, नहीं तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एनटीपी इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर अलग अलग सर कंट्री सिर्फ के लिए अलग गैस अलग के लिए या होता है। फिर नहीं बेटा, देखो जो एनटीपी ऐसा तो है नहीं कोई रूल तुमने बना दिया यहाँ पर हो जाएगा। जो एनटीपी टेम्परेचर है ना वो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। इंडिया के लिए होता है जो एनटीपी है 25 हो या 26 हो, यूएसए के लिए कुछ अलग हो, है ना। तो अलग अलग कंट्री के लिए एनटीपी टेम्परेचर अलग अलग होता है, लेकिन जो एसटीपी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो सेम होता है। तो हम लोग एनटीपी को तब तक एसटीपी अज्यूम करेंगे जब तक वो स्पेसिफाई ना किया गया हो, ठीक है। याद रखो हम लोग एनटीपी को 273 केल्विन लेंगे। चलो इस क्वेश्चन करो। बेटा क्वेश्चन करो बेटा। The average speed at T1 Kelvin at the most probable speed at T2 Kelvin of carbon dioxide gas is 9 into 10 power 4 centimeter per second। सेंटीमीटर दिया गया ये, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। कर लोगे इसको, ट्राई करो। यहाँ पर आंसर भी दिया गया होगा। आंसर यहाँ दिया गया है T1 168, T2 कुछ बहुत ज्यादा दिया है। कर लोगे ना। यहाँ देखो क्या दिया गया है, एवरेज स्पीड एट T1 केल्विन। तो यू एवरेज फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 8/पाई RT/m, ठीक है। ये होता है यू एवरेज। तो यहाँ जो टेम्परेचर T1 है और ये वैल्यू है 9 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 10⁴ × 10⁻² मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा ना, सही लिखा हूं मैं? सेंटीमीटर पर सेकंड तुमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड यू एवरेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम्हें सब कुछ दिया गया, आर का तुम्हें मालूम है, पाई मालूम है, एम मालूम है, रख दोगे। 8 × आर का क्या होता है बेटा, 8.31। टेम्परेचर तुम्हें T1 निकालना है, T1 डिवाइड बाई पाई का वैल्यू 3.14। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलर मास का था बेटा 44, ठीक है। सो किलोग्राम में कन्वर्ट कर दोगे 10⁻³ इज इक्वल टू 9 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। जो वैल्यू इतना जा रहा है, तब T1 तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 × 8.31 × T1 इज इक्वल टू 9 × 10⁻² स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3. इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3.14 × 44 × 10⁻³ ठीक है। ये वैल्यू है, अब इसको निकाल लेना है। तो ये 10⁻4 जाएगा और 10⁻³ जो 10 केवल बचेगा, तो यहाँ से T1 आ जाएगा। यहाँ पर T1 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 81 हो जाएगा, ठीक है। 81 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 44 डिवाइड बाई 8 × 8.31 और एक 10 बच जाएगा, तो 10 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो।
अब ये जो है इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, बिना सॉल्व किए तो होगा नहीं, है ना। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 81 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8.31। तो जो T1 है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसको गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। 1683 यहाँ पर आंसर आया ये। सर मेरा भी यही आया। मेरा भी यही आया। सर Yes, मेरा sir. भी 1681 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 168 दिया गया है, 168 केल्विन। तो यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर में कर कुछ चेंज तो नहीं है यहाँ पर जो कन्वर्जन है यहाँ पर देखने तो सही तो है। ये सेंटीमीटर है 9 × 10⁴ सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तुम्हें मालूम है पहले से, उसी को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। 1000 तो नहीं होता है ना। नो सर। और 8 बाई पाई 8 का लो है 8 यहाँ पर, पाई का लो है 3.14, आर का लो 8.31, T1 यहाँ रख दिया। चलो ठीक है, इसको रख लेते हैं, दूसरा टेम्परेचर निकालते हैं। ठीक है, तो मालूम चलिए गड़बड़ तो नहीं दिया गया है, उसका आंसर यहाँ पर गलत हो, तो सब कुछ हम लोगों ने तो सही रखा है। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पर आ गया 1683 केल्विन। तो T2 निकाल लोगे यहाँ से, तो T2 क्या है बेटा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट तो गड़बड़ दिया गया बेटा आंसर यहाँ पर। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमेशा क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एवरेज से थोड़ा सा है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो कम ही होता है। देख लेते हैं यहाँ पर, निकाल लेते हैं यहाँ पर T2। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट T2 केल्विन, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, मोस्ट प्रोबेबल के लिए फॉर्मूला होगा 2RT बाई m इज इक्वल टू, तो सेम स्पीड यहाँ पर है 9 × 10⁻²। इसको सॉल्व करो, यहाँ से T निकालो, यहाँ से T2 निकालो। ठीक है, तो यहाँ रखोगे वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई 8.31 इंटू T2 डिवाइड बाई 44 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 9 × 10²। इसको सॉल्व कर लेंगे T2 के लिए, तो T2 यहाँ पर मैं सॉल्व कर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो सॉल्व करने पर जो T2 है, T2 का वैल्यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, 9² हो जाएगा 81, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 81 मल्टीप्लाइड बाई 10² मतलब 100 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई, मैं 100 को यहाँ पर कैंसिल कर दे रहा हूँ, 10² हो गया, फिर इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर केवल 10 बचेगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 44, ठीक है, डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 8.31 डिवाइड बाई 2, इस तरह से डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 8.31। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं दोबारा चेक कर ले रहा हूँ, 81 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 44 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 8.31, तो 2144 यहाँ पर आ जाएगा। 2144, इसका मतलब जो फर्स्ट टेम्परेचर वो गलत दिया है। ठीक है, 2144 केल्विन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर है ये सही आया है। ठीक है, जो हाँ बोलो बेटा। सर आपने यहाँ पे गलत लिखा है सर, फर्स्ट क्वेश्चन में जो आंसर आपका गलत आ रहा है। कहाँ पे क्या गलत लिखा है सर? जो आपने कैलकुलेशन के लिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ है सर, वहाँ पे 8 के बाद सर मल्टीप्लाई आना। नहीं, वो सही है, वो कैलकुलेशन सही मैंने किया है। ठीक है, ये आंसर सही है यहाँ पे। 8 डिवाइडेड बाय 8.31 सर, 8 मल्टीप्लाई बाय जाएगा ना। ये जो है ना, ये सही लिखा है बेटा, यहाँ पे जो कैलकुलेशन मैंने किया है सही किया है। नहीं सर, आपने बीच में एक साइन अलग लगा रखा है सर, 8 के बाद। 8 के बाद ये तुम बोल रहे हो? यस सर। उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? मल्टीप्लाई आना चाहिए ना यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई का देखो बेटा, ये कैलकुलेटर है, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। यहाँ पे ये जो है प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, 8 डिवाइड बाई 8 मतलब कि 8
इसका मतलब ये होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 8.31 ब्रैकेट करो, या फिर तुम 8 डिवाइड बाई 8.31 करो। अगर तुमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो इस तरह करोगे, ठीक है। इसमें टेंशन मत लो, ये सही लिखा हुआ है। ओके तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1683 केल्विन तुम्हारा T1 आ जाएगा। तो T2 है, T2 इज इक्वल टू 2144 केल्विन। तो ये 2 टेम्परेचर इसको नोट कर लो, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो जो तुम लोगों का आंसर आ रहा था बेटा इसका मतलब सही है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। ओके इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी आसान आसान से क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं यहाँ पर, इसमें किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। तो बेटा आगे हम लोग करेंगे यहाँ पर काइनेटिक गैस इक्वेशन, है ना। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या है उसको पढ़ना लोगों को। जो गैस इक्वेशन उसको देखेंगे, काइनेटिक इक्वेशन पर मॉलिक्यूल और पर मोल निकालना है कि पर मॉलिक्यूल क्या होगा और पर मोल क्या होगा, ये दोनों वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पर। अगर डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँ बेटा काइनेटिक इक्वेशन पर। डाउट नहीं है किसी को? नो सर नो सर। आवाज क्लियर आ रहा है ना सबको मेरा? यस सर। यस सर यस सर। आवाज रुक रुक कर तो नहीं आ। तो यहाँ पर आते हैं इक्वेशन पर। तो देखो बेटा जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, जो ऊपर जंक्शन दिया गया 4-5 जंक्शन तुमने पढ़ा था, है ना। तो काइनेटिक थ्योरी इक्वेशन में तुमने जंक्शन देखा, तो उस जंक्शन पर बेस्ड कुछ हम लोग थ्योरी बनाएंगे और उस थ्योरी पर एक इक्वेशन बना बेटा, ठीक है। और जो इक्वेशन बना है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर तुमने क्या निकाला है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तुमने क्या लिया, गैस मॉलिक्यूल को एक V वॉल्यूम की कंटेनर में कन्फाइन कर दिया। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का V है। याद रखो यहाँ अंदर जो गैस बेटा है वो कौन सा गैस है, आइडियल गैस है। आइडियल गैस कंटेनर का वॉल्यूम V है, ठीक है। जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है, इस गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर यहाँ पर P आएगा। नंबर ऑफ मोल्स जो गैस मॉलिक्यूल है उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N, ठीक है। तो N नंबर ऑफ मोल्स है। और यहाँ पर U क्या बेटा, U है यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। U है RMS स्पीड, नो तो पढ़ लिया RMS स्पीड क्या होता है। U है यहाँ पर RMS स्पीड, ठीक है, RMS स्पीड। तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बनकर आएगा बेटा, PV इज इक्वल टू 1/3। ये कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ है, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। वन बाई 3 NMU स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनकर ये आ जाएगा। तो P प्रेशर यहाँ पर होगा, V वॉल्यूम हो गया, M क्या है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वॉल्यूम V, U है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को तुम याद कर लोगे। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। N क्या है बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। यहाँ पे जो स्मॉल n है ये कैपिटल लिखा हुआ है, ये मैं स्मॉल n कर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स में कहते हैं, गड़बड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ हो गया। मोल्स ऑफ गैस इन वॉल्यूम V। M क्या है, मोलर मास ऑफ गैस। M यहाँ पर है मोलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, मोलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल।
तो करेक्ट करके लिख लेना इसको, जहाँ पर समझ में आए मुझसे पूछ लेना। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं, इस फॉर्मूले को केवल याद कर लेना है, ठीक है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं, आगे जो मैं डेराइव कराऊंगा उस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। तो ये टूल्स है, इससे हम लोग आगे जो फॉर्मूला है उसको हम लोग डेराइव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखाना बेटा तुम्हें, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस तुम्हें निकालना यहाँ पर है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तुम्हें निकालना है। ऊपर क्या था बेटा यहाँ पर, PV इक्वल टू 1/3 NMU²। तो ये प्रेशर था, यहाँ पर तुमने प्रेशर को निकाला है। अब यहाँ पर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे जो PV है, PV इक्वल टू, PV क्या होता है बेटा, PV होता है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, मैं तुम लोग खुद से करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ना अजीब सा डेरिवेशन इसमें कराया हुआ है। तो तुमने ऊपर जो फॉर्मूला डराइव किया था उसको लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। तो तुमने फॉर्मूला क्या डराइव किया था, PV इक्वल टू 1/3 NMU², ये तो था NMU²। अब तुम्हें निकालना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर तुम काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तुम लोग बता सकते हो? फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv², है ना, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड का स्क्वायर, उसका हाफ कर दोगे, हाफ मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये कंटेनर है, कंटेनर में जो गैस मॉलिक्यूल है उसके नंबर ऑफ मोल्स तुमने लिया n नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल्स n है, ठीक बेटा। और अगर तुम एक गैस की बात करोगे तो जो गैस का मोलर मास है वो m है, मोलर मास m मोल पर मोल है ना, m ग्राम पर मोल है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स n है। तो टोटल मास क्या होगा, टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस होगा यहाँ पर, है ना, n मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 मोल। m मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, n है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो n और m को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ गैस, ठीक है। u² क्या है, स्पीड का स्क्वायर यहाँ पर है। तो अब क्या करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, ये इजी रहेगा, ठीक है। तुमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, NMU²। तो अब देखो जो सेकंड ब्रैकेट में मैंने बनाया, जो ब्रैकेट है इसके अंदर क्या है, हाफ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई स्पीड स्क्वायर। ये क्या बेटा, मास ये है, ठीक है, मास मल्टीप्लाइड बाई स्पीड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये काइनेटिक एनर्जी तो है ना। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो n मोल के लिए आएगा, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो n मोल के लिए होगा, है ना। सर तो लास्ट स्टेप एक बार दोबारा बता दीजिए। ओके, दोबारा देख लो लास्ट स्टेप। तो यहाँ पर देखो क्या किया, मैं इसको इरेज कर दूं तो तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, इसमें ये समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ पर तुम कैसे आए, तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। यस सर। पूरे, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ये होता है टोटल मास ऑफ गैस, ये होता है ना। देखो यस सर। तुमने यहाँ क्या लिखा, मास ऑफ गैस, है ना। ये मास ऑफ, टोटल मास ऑफ गैस क्या होगा, मास ऑफ गैस इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय m। तो n मल्टीप्लाइड बाय m क्या होगा, मास होगा। तो यहाँ पे लिखोगे PV इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई मास होगा कि नहीं, टोटल मास ऑफ गैस मल्टीप्लाइड बाई स्पीड, ये स्पीड है u²। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी तो होगा, ठीक है। तो PV
पीवी इज इक्वल टू क्या होगा, पीवी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ये आ रहा है बेटा? यस यस सर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी हो गया। ये किसके लिए है बेटा? n मोल ऑफ गैस के लिए है। ये n मोल ऑफ गैस के लिए तुमने निकाला काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और अगर तुम्हें 1 मोल के लिए निकालना तो क्या करोगे? तुम्हें मालूम, सिंस PV is equal to nRT, hence nRT नंबर ऑफ मोल्स n है, nRT is equal to 2/3 काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं KE लिख रहा हूं, ठीक है। KE मतलब काइनेटिक एनर्जी। सो फ्रॉम हियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2। ये तो होगा, तुम्हें काइनेटिक एनर्जी निकालना है 3/2 मल्टीप्लाइड बाई nRT। ये तो होगा। तो यस ये जो सर। तुमने निकाला है 3/2 nRT, ये n मोल ऑफ गैस के लिए है ना। तुम्हें निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, पर मॉलिक्यूल तुम्हें निकालना है। तो ये n मोल के लिए है तो क्या करोगे? 1 मोल के लिए निकालोगे। फॉर 1 मोल n इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। यस ये काइनेटिक एनर्जी फॉर क्या होगा? फॉर n मोल्स। ये n मोल के तुमने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अगर तुम्हें निकालना 1 मोल के लिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? n इक्वल टू 1 दोगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT होगा। n इक्वल तुमने 1 रख दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा? फॉर 1 मोल। अगर तुम्हें 1 मॉलिक्यूल का निकालना है, ठीक है, फॉर 1 मॉलिक्यूल, अगर तुम्हें केवल एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी तुम्हें निकालना है फॉर 1 मॉलिक्यूल 2 RT डिवाइड बाई आवागाद्रो नंबर। ये लाइन किसको समझ में आया मुझसे पूछ लोगे? जो मैंने अभी को लिखा है, ये बॉक्स के अंदर जो समझ में आ रहा बेटा सबको? देखो यहाँ पर तुमने क्या निकाला? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ये क्या है? फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और यहाँ तुमने क्या निकाला? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? 1 मोल में कितने एटम होते हैं? n एटम होता है ना। तो ये 1 मोल के लिए मतलब आवागाद्रो नंबर के लिए काइनेटिक एनर्जी तुम्हें निकाला है। तो अगर एक गैस मॉलिक्यूल के निकालना है, उसको आवागाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, ठीक बेटा। इसमें किसी कोई डाउट नहीं है तो मैं इसको फिर से क्लियर लिख दे रहा हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी, सर एक बार दोबारा बता दीजिए। वही तो मैं पूछ रहा बेटा, समझ में दोबारा पूछ लो। चलो दोबारा देखो यहाँ पर। यहाँ तुमने क्या निकाला? ये तो समझ में आ रहा बेटा। यहाँ तक ये मैंने ऊपर वाला बॉक्स बनाया है, ये वाला, यस सर। ये समझ में आ गया। तो यस अब सर। देखो ये तुमने जो काइनेटिक एनर्जी निकाला है, काइनेटिक एनर्जी ये n मोल के लिए है ना। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर क्या है? n है। तो अब तुम्हें 1 मोल के लिए निकालना है। और 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स क्या रख दोगे? 1 रख दोगे, रख दोगे ना बेटा यहाँ पर। n इज इक्वल टू 1। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस लिए हो जाएगा बेटा? 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल हो जाएगा। 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, 1 मोल गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। ये 1 मोल के लिए है। 1 मोल मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हो जाए अप्रोक्सीमेट 10⁻23 मॉलिक्यूल। ये तो होगा। 1 मोल क्या होता है बेटा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, है ना। यस तो सर। ये इतने मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ सेकंड नंबर पे, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल के लिए है। तो अगर एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो उसको आवागाद्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल यहाँ लिख दोगे, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल
काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 R/Na इंटू टी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 एक कांस्टेंट है, R/Na, R क्या है? गैस कांस्टेंट, Na है अवोगाद्रोज नंबर, है ना। तो R भी कांस्टेंट है, Na भी कांस्टेंट है, अवोगाद्रो नंबर भी कांस्टेंट है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर को चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी, आप किसी भी दूसरे चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। याद रखो बेटा, यहाँ पर जो R/Na है वो कांस्टेंट है, R/Na कांस्टेंट है। तो जो R/Na है, तो R/Na को तुम एक न्यू कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हो। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT। यहाँ पर kB तुमने लगा दिया, kB। तो जो kB है इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर kB इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, and it is equal to 1.38 into 10 power 23 जूल पर मोल। ठीक है, जूल पर मोल। तो लोग यहाँ से पर जूल लिखो केवल, 23 जूल। तो देखो यहाँ पर kB कैसे निकाला तुमने? kB इक्वल टू क्या होगा? R/Na। तो R का तुम्हें मालूम है, तो R का वैल्यू कितना होता है? और तुम्हें पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, तो R का वैल्यू क्या लिखोगे? R का वैल्यू लिखोगे 8.31 ना? 8.31, yes sir. 8.31 मैं लिख रहा हूँ 8.31 डिवाइड बाई अवोगाद्रोज नंबर, है ना। तो डिवाइड बाई कर दोगे, यहाँ पर अवोगाद्रोज नंबर होगा 6.022। ठीक है, इंटू 10 पावर 23 होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 पावर -23 हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पर, मिस हो गया। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा 10 पावर -23। तो जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट उसका वैल्यू क्या होगा? 1.38। देखो इसको राउंड अप करोगे तो 1.38 हो जाएगा, 1.38 इंटू 10 पावर -23। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू 1. है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? मैं निकाल दिया यहाँ पर 1.38 इंटू 10 पावर -3 जूल। ठीक है, Yes. जूल पर केल्विन में करता है, जूल पर केल्विन, यहाँ पर केल्विन कर दो, जूल पर केल्विन, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी जूल में हो गया, डिवाइड बाई टेम्परेचर यूनिट क्या होगा? केल्विन में होगा, जूल पर केल्विन ये इसका यूनिट होगा। तो अब देखो तुम्हें याद क्या करना है? तुम्हें याद करना है ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3/2 kBT। और तुम्हें याद करना ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अगर n मोल है तो उसके लिए क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। ठीक है, तो बस ये दो फार्मूला तुम्हें याद करना है, कि ये वाला फार्मूला, दूसरा ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूले को तुम याद कर लोगे। ये वाला फार्मूला है ना, इसको मैंने कलर कर दिया, इस फार्मूले को, साथ में ये कलर वाला फार्मूला। तो ये दो फार्मूला तुम्हें याद करना है। इसका डेरिवेशन याद कर लो, क्योंकि इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में पूछेगा तो बता सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर स्कूल में। और उसे तो मेंस वगैरह में इसका डेरिवेशन पूछेगा नहीं, वहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए। तो यहाँ से तुम्हें क्या कंक्लूजन निकल रहा है बेटा? जो कंक्लूजन निकल रहा है, देखो NR तो कांस्टेंट है अगर बात करोगे काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये कंक्लूजन निकल रहा है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, और कोई भी यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे जो वेरिएबल है केवल और केवल टेम्परेचर है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, नथिंग बट टेम्परेचर।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों इंक्लूड करा दिया, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस भी हो गया सेम डेरिवेशन में, और सेम डेरिवेशन जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल, दोनों मैंने यहाँ पे करा दिया। 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों मैंने एक साथ करा दिया, तुम्हें अलग से कुछ से ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कराया वो सफिशियंट है। तो यहाँ देखो कंक्लूजन लिखा हुआ है, इस कंक्लूजन को देख लेंगे, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है, इसको तुम्हें याद रख लेना है। और कुछ ऊपर यहाँ पे डेरिवेशन जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे इसमें इसको, ठीक है, इसको तुम हाइड कर सकते हो, इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ये हो गया हाइड, ठीक है। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो यहाँ पर। yes sir. ओके, तो नहीं पूछना है तो यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, उसको सॉल्व करोगे। ये नंबर गलत है, यहाँ पर नंबर को हटा दो। तो इलस्ट्रेशन यहाँ दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 ग्राम ऑफ N2 एट -13 डिग्री सेल्सियस। तो इस इलस्ट्रेशन को तुम लोग करोगे, करो बेटा। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो 4 ग्राम नाइट्रोजन का काइनेटिक एनर्जी तुम्हें निकालना है। तो फॉर्मूला आप क्या यूज करोगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT, है ना। ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पे 4 ग्राम दिया गया है, तो 4 ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो 4 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स से तुम निकालोगे, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास दिया गया है 4, मोलर मास कितना है, मोलर मास नाइट्रोजन का 28, ठीक है। तो 4/28 हो गया। आर कर तुम यहाँ रख दोगे, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर हो गया 4 डिवाइड बाय 28, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू होगा 8.31, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर यहाँ पे कितना दिया गया है -13, इसको केल्विन में चेंज कर लोगे 273 -13, ठीक है, लिख लिया इसको। अब इसको सॉल्व करना होगा, है ना। तो मैं अपने कैलकुलेटर पर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ तुम लोगों को। तो यह होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 8.31 मल्टीप्लाइड बाई 260 होगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 260 डिवाइड बाई, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, 2 डिवाइड बाई 28 डिवाइड बाई, बस 2 डिवाइड बाई 28, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, फिर मैं चेक कर ले रहा हूँ। 3/2 4/28 नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 4/28 से, इंटू 8.31, तो जूल में तुमने रखा है। टेम्परेचर यहाँ पर 273 - 13, तो 273 - 13 हो जाएगा 260 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 28। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 462.98 जूल, ठीक है, जूल। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो तुम किलो जूल में कन्वर्ट, तो यहाँ पर मैं जो आंसर है मैं इसको क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, तो आंसर सही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस आंसर को मैं यहाँ पर फिर से मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर सही है, तो ये नोट कर लो। इसका हो गया है, वो एक्सरसाइज नंबर 14 जो लिखा है उसको सॉल्व करोगे। तो मैं नंबर पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे, एक्सरसाइज को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज, एट व्हाट टेम्परेचर RMS half SO2 is equal to that of CH4 at 27 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ नहीं करना है, बस आंसर बता देना यहाँ पर। At what temperature RMS half SO2 is equal to that of CH4 at 27 डिग्री सेल्सियस।
तो देखो मान लेते हैं टेम्परेचर टी है, टेम्परेचर टी पर, अच्छा ठीक है, तुम लोगों को मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं होमवर्क लगा दे रहा हूँ, उसको तुम लोग करके आना होमवर्क, डन सर। ठीक है। तो ये जो होमवर्क है तुम लोग करके आओगे, ये होमवर्क यहाँ पर है, ऊपर चला गया, ये रहा होमवर्क, ठीक है। तो एट व्हाट टेम्परेचर RMS ऑफ SO2 इज इक्वल टू दैट ऑफ CH4 एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करके आओगे, इसका मैं आंसर बता दूं, आंसर है 927 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको सॉल्व करके तुम लोग आओगे, और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे डेविएशन। हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है आइडियल गैस इक्वेशन से, सॉरी रियल गैस इक्वेशन देखना है। तो नेक्स्ट क्लास में रियल गैस इक्वेशन होगा, तो ये 2 टर्म हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली केवल एक ही देखेंगे, ऊपर वाला केवल, ठीक है। तो कितने में टाइम निकल जाएगा। तो इसमें क्या क्या चाहिए थोड़ा देख लो यहाँ पर, इसके अंदर क्या क्या है। इसमें अंदर दिया गया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। दूसरा दिया गया है कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड वांडर वाल गैस इक्वेशन। जो वांडर वाल गैस इक्वेशन, इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा 1 बाय 1। तो ये सब लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो इतना टर्म्स अगर तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़कर आओगे तो थोड़ा सा इजी रहेगा समझना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीपीपी को भी सॉल्व करेंगे, जो डीपीपी दिया गया है तो डीपीपी सॉल्व करके आना, ठीक है। जो होमवर्क दिया गया है होमवर्क भी चेक करूंगा मैं सबका, 1 बाय 1 नाम पूछ के चेक करूंगा, होमवर्क करके आना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबका नेम देखूंगा कौन कौन है यहाँ पर, और सबसे आंसर पूछूंगा मैं, ठीक है। और साथ में ये तुम पढ़ सकते हो, अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ते हो तो कम से कम एक बार देख लेना, एक नज़र मार लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सब बताया जाएगा। ओके बेटा, जिसको डाउट हो रुके रहेंगे, जिसको डाउट नहीं हो जा सकते हैं। सर ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जिसको डाउट हो रुके रहेंगे, जिसको डाउट नहीं हो जा सकता है। इवनिंग सर। हाँ संजय बोलो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। गुड इवनिंग।